20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस F बराबर है 20 सेमी। एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में हम जानते हैं छठवीं स्थिति है, वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब जब बनता है वो काल्पनिक होता है और वस्तु की ही ओर बाईं ओर ही होता है। यानी इस तरह से हम जानते हैं सीधा और बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब होगा। ये सीधा प्रतिबिंब कब बनता है उत्तल लेंस में, और बड़ा प्रतिबिंब जब वस्तु कहाँ हो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो। वस्तु यहाँ पर है मान लीजिए, तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए ए बी है, ऑब्जेक्ट है ये ओ, यहाँ से एक किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर दिशा में फोकस बिंदु से होकर अपवर्तित हो जाती है। दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है बिना विचलित हुए आगे की ओर चली जाती है। ये दोनों किरण आगे की ओर कहीं नहीं काटेंगी, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को काटती हुई यहाँ प्रतीत होती है। यानी ए का प्रतिबिंब ए डैश पर बन जाता है। यहाँ से लंब डालिए, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। देख रहे हो बड़ा प्रतिबिंब है और बाईं ओर ही बन रहा है, सीधा है। तो आप जान रहे हो उत्तल लेंस में क्या होता है, U तो सदैव ऋणात्मक रहेगा। ये U है, U सदैव ऋणात्मक, U क्या रहता है, सदैव ऋणात्मक है। अब हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब की दूरी ये भी ऋणात्मक है, तो ये 60 सेमी पे, यानी दोनों U और V दोनों ऋणात्मक है। इसमें U तो ऋणात्मक है लेकिन V धनात्मक है, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें क्या है, U और V दोनों धनात्मक है लेकिन U बराबर 60 सेमी दिया है वस्तुतः प्रतिबिंब की स्थिति, तो ये F बराबर 20 रहा आपका। अब क्या निकाले, कितना है, वस्तु का सीधा 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनता है 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसे आप लगाएंगे, I बराबर I अपान O इज इक्वल टू V अपान U, या I बराबर कितना है 4x मान लीजिए इसको। I बराबर अगर हम मान ले O बराबर है x सेमी, तो I बराबर 4 गुना माने 4x, तो 4x अपान x इज इक्वल टू V अपान U। V अपान U, I अपान O इज इक्वल टू V अपान U, ये x कट गया, यानी V इज इक्वल टू 4U। V इज इक्वल टू 4U, V इज इक्वल टू 4U। 15 चौका 60, देख रहे हो 4 गुना है, ये कितना है 4 गुना है क्या, V U बराबर 15 तो V बराबर 60, और ये भी U बराबर कितना 15, V बराबर 60, दोनों ही ऋणात्मक है, बाईं ओर दोनों बन रहा प्रतिबिंब। इसका मतलब विकल्प डी सही है। क्या विकल्प डी सही है, आगे इसको और लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप जान रहे हो उत्तल लेंस द्वारा सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु क्या हो, F और O के बीच में हो, तो हम जानते हैं वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब बाईं ओर ही बनता है, यानी दोनों ऋणात्मक होगा U और V, लेकिन इसमें U तो ऋणात्मक है, V प्लस है, इसमें U क्या है, ये भी माइनस ये भी माइनस है, दोनों माइनस, और 4 गुना भी है, 15 चौका 60, देख रहे हो, ये वाला विकल्प डी सही है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ये मान लीजिए पानी का माध्यम है, सघन माध्यम है, ऊपर वायु है, ये पृथककारी तल है, ये हम जानते हैं जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यह विलंब हो गया, यहाँ पर ये आपतन कोण हो गया, ये आई हो गया, तो ये क्या होती है, बजाय अपने सीधे रास्ते जाने के अविलंब से दूर हट जाती है।
यदि हम इस आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण ये आर जिसको कहते हैं मान बढ़ता जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि अगर हम आपतन कोण का मान, मान लीजिए हमने इतना कर दिया, तो अब ये अपवर्तन कोण का मान है 90 अंश हो जाता है, ये अपवर्तन कोण हो गया। तब इस कोण आई को कहते हैं आईसी, क्रिटिकल एंगल। क्या इसे हम कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। ये सघन से विरल की ही स्थिति में होगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ये सघन से विरल में जा रहा है तो ये आईसी है। हम जानते हैं साइन आईसी अपॉन साइन आर, साइन आर ये बराबर कितने हो जाएगा? कितने के बराबर हो जाएगा? ये है क्या? अपवर्तनांक फ्रॉम सघन टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर की तरफ। और ये जो दो दिया है, ये क्या दिया है? प्रकाश का सघन माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, यानी वायु के सापेक्ष ये दिया हुआ है n रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, विरल से सघन माध्यम की ओर अपवर्तनांक दिया हुआ है 2/1। तो हम जानते हैं n dnr रेयरर टू डेंसर, रेयरर डेंसर टू रेयरर इक्वल टू 1/2। कितना हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। और हम जानते हैं इसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण का वह मान क्रांतिक कोण कहलाता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण आई बराबर ये आईसी तब हो जाता है जब अपवर्तन कोण का मान 90 हो जाता है। तो ये आर बराबर हो जाएगा 90 अंश। या हम लिखेंगे साइन आईसी, साइन आईसी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू कितना? साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा आर साइन आईसी, ये साइन 90 बराबर 1, साइन आईसी बराबर 1/2। लेकिन हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 ये हम जानते हैं, याद किए हुए हैं। इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हो गया कि आईसी बराबर 30 डिग्री, आईसी बराबर 30 डिग्री यानी क्रांतिक कोण का मान 30 अंश हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि ये किरण बजाय इधर के अपवर्तित हो तो अपवर्तित तब होगा जब इसका क्रांतिक कोण का मान 30 अंश से कम हो। अगर 30 अंश से ज्यादा हो गया तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए है माध्यम, ये अविलंब है। अगर 30 से हमने ज्यादा कर दिया, इसको 31 अंश कर दिया, तब ये किरण इसी तरफ परावर्तित हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ये भी 31 अंश हो जाएगा। लेकिन अगर हमने 30 से कम कर दिया, 29 डिग्री किया, ये है सघन माध्यम, ये है विरल माध्यम, ये अविलंब है। ये 30 के बजाय हमने इसको क्या किया? 29 डिग्री कर दिया, तब ये इधर न जा करके कुछ इस तरह से जाएगी, यानी अपवर्तित होगी, ये 90 डिग्री से कम होगा। यानी अगर हम चाहते हैं कि अपवर्तित हो, कह रहे अपवर्तन के लिए, प्रकाश का अपवर्तन चाहते हैं, तो उसके लिए आपतन कोण का मान 30 अंश से कम होना चाहिए, यानी डी विकल्प सही है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई सी कहोगे क्रिटिकल एंगल, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अपवर्तनांक रेयरर टू डेंसर टू रेयरर कहोगे। ऊपर से इधर रेयरर टू डेंसर कहते, तब कहते हैं ये ऊपर आई बनता कोण, लेकिन ये नीचे से ऊपर की ओर है, तो ये हो जाएगा किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
सदैव एक होता है, शून्य होता है, एक से कम होता है, एक से अधिक होता है। हम जानते हैं किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए सूत्र है अपवर्तनांक इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल से अधिक दुनिया में किसी भी वस्तु की चाल अधिक नहीं होती है प्रकाश की चाल से, और वो भी निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आप जानते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, वो चाहे वायु का माध्यम हो, पानी का माध्यम हो, तेल का माध्यम हो, कोई माध्यम हो, प्रकाश की चाल सदैव कम होती है। क्या होती है? ये 3 × 10 इतना प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर से कम होती है। अधिकतम कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर से कम होती है। तो हम जानते हैं ऊपर ये अंश है, ये हर है। अंश क्या है और ये हर है। तो हम जानते हैं अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो यदि अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो इस भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है। यदि किसी भिन्न में अंश का मान हर के मान से बड़ा हो, अंश का मान ऊपर वाला हर के मान से बड़ा हो, तो इस पूरी भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है। तो ये ऑप्शन डी सही है, 1 से अधिक होगा। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। देखो इधर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम जानते हैं ये विरल माध्यम, सघन माध्यम। विरल से जब कोई किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, ज्यादा झुक जाती है। यानी फिर देखिए ये विरल है, ये सघन है। ये मान लीजिए पानी था, ये वायु थी, वायु और पानी। ये है मान लीजिए वायु है, और ये कांच का माध्यम है। ठीक है। अब आइए देखिए ये क्या है, विरल से सघन में आती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन जब ये सघन से विरल माध्यम में जाती है, इधर से इधर, तब ये अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका उल्टा ही हो जाता है। ये किरण इस तरफ से जाती है, तब ये इस तरह चली जाती है। ये सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी इस कोण में देखिए कितना अंतर है। अब अगर यही विरल से सघन ये कांच के माध्यम में है, यही किरण ध्यान से देखिएगा इसको, यही किरण है, आपतन कोण समान है। मान लो ये आई अंश है, ये भी आई अंश है, ये भी मान लो 30 अंश है, ये भी 30 अंश है। अब इसमें आप देखोगे ये कांच का माध्यम, पानी के बजाय कांच का माध्यम, तो और ज्यादा ये अविलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि ये पानी की अपेक्षा कांच और सघन है। तो इसमें क्या होती है, और ज्यादा ये झुक जाएगी इधर। यानी क्रांतिक कोण ये कम होगा, इसके लिए 30 अंश के लिए और कम हो जाएगा।
अगर इधर आपको आना है, क्या है, इधर से इधर करना है उल्टी दिशा में, तो ये उतने कम के लिए इतना 30 अंश हो जाए आई बराबर। ठीक है, ये इधर से अगर जाना है तो आप देख रहे हो कि दोनों के मान में जितने अंतर होगा, तो आप देख रहे हो एक ये विरल है, वायु है, और फिर ये वायु और कांच है, फिर विरल माध्यम कहता है जल है मान लीजिए, और ये कांच है, जल है और ये कांच है। तो आप देखोगे जितने ज्यादा अंतर होगा, कांच सबसे अधिक क्या है, सघन माध्यम है, और ये वायु विरल माध्यम है। तो सघन से विरल माध्यम में जाने के लिए क्रांतिक कोण का मान इसमें सबसे कम होगा, थोड़े ही के लिए वो अधिक विचलित हो जाएगी। तो क्रांतिक कोण का मान सबसे कम कब होगा, जब कांच से वायु में प्रवेश करेगा। कांच ये सघन है ना, और वायु विरल है, तो इसमें ज्यादा का अंतर है, इसलिए ये कम ही कोण पर क्रांतिक कोण हो जाएगा। ये मान लीजिए कोई पानी का टैंक है, पानी का ये कोई एक टैंक है, आपको बताया गया था ये है पृथक्कारी तल, ये वायु का माध्यम है, ये पानी का सघन माध्यम है, ये इसकी गहराई है आभासी, ये पूरी गहराई मान लीजिए, ये गहराई वास्तविक गहराई या वास्तविक डेप्थ इसको हम कहेंगे dr, रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई। क्या है ये, वास्तविक गहराई, रियल डेप्थ dr। अब क्या बताया गया था, जब नीचे से ऊपर की ओर प्रकाश की किरण जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु कोई है O, इसका प्रतिबिंब आपको बनाना है, तो एक किरण जो लंबोत दिशा में आपतित होती है, अपने ही मार्ग पर सीधे अपवर्तित हो जाती है, ये अपवर्तित किरण हो गई। दूसरी किरण मान लीजिए यहाँ इस तरह से आपतित हो रही है, तो आप जान रहे हो ये अविलंब है, ये क्या होती है हम जानते हैं, ये आपतन कोण हो गया, आपतित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण हो गया। ये अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाएगी, इस तरह से ये अपवर्तित किरण हो गई, ये आर हो गया। हम जानते हैं ये अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ये वास्तव में एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, लेकिन इनको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये एक जगह पर यहाँ काटती हुई प्रतीत होती है, यानी O का प्रतिबिंब O डैश पर बन जाएगा। अब आदमी ऊपर से देखेगा तो उसको आभासी गहराई मालूम हुई, इतने गहराई पर ही O बिंदु है, यहीं पर है, यानी ये H क्या हो गया, DA अपरेंट डेप्थ, वो अपरेंट डेप्थ है, आभासी गहराई, अपरेंट डेप्थ, आभासी गहराई ये, ठीक है। ये आदमी जैसे मछली यहाँ है तो देखेगा यहाँ है, ठीक है, तो ये आभासी गहराई ये हो गई, ये है वास्तविक गहराई। तो हम जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई बराबर क्या होगा, पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर क्या हो जाएगा, पानी का अपवर्तनांक हम जानते हैं कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक बराबर होता है एक पानी का अपवर्तनांक होता है 1.3 लगभग, 1.3, 1.3 माने 13/10, कितना 13/10। कुछ इनको याद कर लीजिए, कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है
1.5 यानी 15/10। निर्वात का अपवर्तनांक, निरपा मैंने वायु का अपवर्तनांक, निर्वात का हो चाहे वायु का, वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। कितना होता है? 1/1। ठीक है, तो वायु का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई बराबर अपवर्तनांक। क्या हो जाएगा? बराबर अपवर्तनांक। तो पानी का अपवर्तनांक बराबर पानी का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो वास्तविक गहराई ये क्या है? डी आर आभासी गहराई, डी ए पानी का अपवर्तनांक बराबर 1.33 यानी 13 कितना लिखो? 1.3 या डी.आर बटे डी.ए इज इक्वल टू 13/10। तो आप देख रहे हो कि वास्तविक गहराई 13 है, आभासी गहराई 10 है। तो आभासी गहराई उसकी वास्तविक गहराई x से अधिक होगी। आभासी गहराई अगर x है, नीचे वाला हम देख रहे हैं क्या है? वास्तविक गहराई आभासी गहराई से अधिक होती है। क्या होगी? वास्तविक गहराई आभासी गहराई से अधिक होती है। तो क्या कहोगे? गहराई होगी ग्रेटर देन x। ये बी वाला सही है।